एक पल के लिए ये दृश्य दिमाग में लाते हैं। 30 जनवरी 1948, मतलब एक बहुत ही शांत प्रार्थना सभा चल रही है और अचानक एक व्यक्ति श्रद्धा से सिर झुकाता है और फिर बंदूक निकालकर 3 गोलियां चला देता है। हाँ, और निशाना थे महात्मा गांधी। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी ऐतिहासिक घटना की बहुत गहराई में जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमने कई ऐतिहासिक दस्तावेजों, समकालीन लेखों और खुद हत्यारे के अदालती बयानों को खंगाला है। मैं सोच रहा था कि इसके पीछे की कहानी कितनी उलझी हुई है। सही कहा। और शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारा मकसद किसी भी विचारधारा का पक्ष लेना नहीं है। मतलब चाहे वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, हम बस निष्पक्ष रूप से तथ्यों को सामने रख रहे हैं। हाँ, हम बस ये समझना चाहते हैं कि उस दिन ट्रिगर दबाने वाले दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा था। तो देखिए, जो बात इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगती है वो ये कि गोली चलाने के बाद उस व्यक्ति ने भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। हाँ, मतलब उसने अपने हाथ ऊपर करके आत्मसमर्पण कर दिया ना। अमेरिकी राजनयिक हर्बर्ट रीनर ने उसे वहीं पकड़ लिया था। बिल्कुल। लेकिन जब हम हत्यारे यानी नाथूराम गोडसे की पृष्ठभूमि देखते हैं तो कहानी और भी अजीब हो जाती है। मैं बता दूं कि उसका जन्म का नाम कुछ और था। अरे हाँ, मैंने पढ़ा कि उसका असली नाम तो रामचंद्र था। तो फिर ये नाथूराम कैसे बन गया? इसके पीछे एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक कहानी है। दरअसल गोडसे के परिवार में 3 बड़े लड़कों की बचपन में ही मौत हो गई थी। अच्छा, तो क्या किसी श्राप का डर था उन्हें? हाँ, बिल्कुल। उसी कथित श्राप से बचाने के लिए उसे बचपन में एक लड़की की तरह पाला गया, यहाँ तक कि उसकी नाक में नथ भी पहनाई गई। ओह, तो उस नथ की वजह से उसका नाम नाथूराम पड़ गया। ये सच में एक अजीब ओरिजिन स्टोरी है ना? और आगे चलकर यही लड़का हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी संस्थाओं से जुड़ गया। पर एक सेकंड रुकिए, मैंने दस्तावेजों में देखा है कि गोडसे शुरुआत में गांधी का बहुत पक्का अनुयायी था। उसने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। हाँ, ये सच है। तो फिर एक अनुयायी अचानक से अपने ही नेता का हत्यारा कैसे बन गया? मतलब ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। गोडसे का एक प्रतिबंधित अदालती बयान है जिसका शीर्षक है मे इट प्लीज योर ऑनर, जिसमें उसने अपने कृत्य के लिए करीब 150 कारण गिनाए हैं। सही कहा। अगर हम उस दस्तावेज को गहराई से देखें तो उसकी नज़र में गांधी की जो पूर्ण अहिंसा की नीति थी, उसने हिंदू समुदाय को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था। मतलब उसे लगने लगा था कि गांधी लगातार मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। हाँ, और उसने इसके ठोस उदाहरण भी दिए। जैसे केरल के मोपला विद्रोह का उसने जिक्र किया है, जहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी पर गांधी उस पर चुप रहे। और वो स्वामी श्रद्धानंद वाला मामला भी तो था। बिल्कुल। जब आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई तो गांधी ने उनकी हत्यारे को सार्वजनिक रूप से भाई कहकर संबोधित किया था। तो ये सारी बातें गोडसे के मन में कड़वाहट भर रही थीं। लेकिन मुझे लगता है जो असली चिंगारी थी वो 55 करोड़ रुपए वाला विवाद था। हाँ, वो तो मान लीजिए ताबूत में आखिरी कील थी। उस समय कश्मीर युद्ध चल रहा था और भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर रोक लगा दी थी। और इसके विरोध में गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए ताकि पाकिस्तान को वो पैसा मिल सके। यही बात थी। गोडसे की नजर में ये सीधा सीधा देशद्रोह था। उसे लगा कि वो गांधी को मारकर कोई अपराध नहीं कर रहा है, बल्कि वो इसे अपना एक देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य मान रहा था। वो सोच रहा था कि वो लाखों हिंदुओं को बचा रहा है। लेकिन यहीं पर पूरी बात बहुत दिलचस्प और विरोधाभासी हो जाती है। हाँ, मतलब मेरी समझ तो यही जवाब दे जाती है। अगर वो लाखों लोगों को बचाना चाहता था तो क्या उसने हालात को और भी बदतर नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया। इस हत्या ने देश में शांति तो नहीं लाई, उल्टा महाराष्ट्र में भयंकर दंगे भड़का दिए। क्योंकि गोडसे खुद चितपावन ब्राह्मण समुदाय से था, है ना? तो हत्या के तुरंत बाद उस पूरे समुदाय को भारी हिंसा का सामना करना पड़ा। सही कहा। और आरएसएस पर भी बैन लगा दिया गया। जिस अकेले इंसान ने बंटवारे के दंगों के बीच लोगों को शांत करने की कोशिश की, उसी को उसने मार डाला। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, मैंने दस्तावेजों में पढ़ा कि गांधी के अपने बेटों ने सरकार से अपील की थी कि गोडसे को फांसी ना दी जाए। हाँ, ये गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों की एक बहुत बड़ी जीत थी। पर इसके बावजूद 15 नवंबर 1949 को गोडसे को फांसी दे दी गई। लेकिन कहानी सिर्फ फांसी पर खत्म नहीं होती।
दशकों बाद 1966 में बने कपूर कमीशन ने इस साजिश में विनायक सावरकर की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। और आज भी तो उस पर बहुत बहस होती है। कुछ राजनेता गोडसे को देशभक्त कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम समकालीन विचारकों को सुने, जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, तो उनका तर्क बहुत स्पष्ट है कि लोकतंत्र में वैचारिक विरोध का अधिकार तो सबको है, पर हत्या को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, किसी की हत्या को कर्तव्य या देशभक्ति का नाम देना पूरी तरह से गलत है। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार यही है कि हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलट रहे हैं। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग नैरेटिव घड़े जाते हैं। इतिहास को समझने का मतलब किसी कृत्य को सही ठहराना नहीं है। बिल्कुल, इसका मतलब है उस पूरी विचार प्रक्रिया को समझना जिससे चरमपंथ जन्म लेता है। सही कहा, ताकि हम ये समझ सकें कि समाज में नफरत कैसे फैलती है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा तथ्य जो शायद आसानी से दिमाग से ना निकले। गोडसे की अस्थियां आज भी पुणे में सुरक्षित रखी गई हैं। क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा थी कि जब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक उसकी अस्थियों का विसर्जन ना किया जाए। बिल्कुल। तो 1948 की उस प्रार्थना सभा में चली उन 3 गोलियों की गूंज आज भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शायद ये अहिंसा और उग्र राष्ट्रवाद के बीच की वैचारिक लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती रहती है।